नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर, जब सब सोकर उठे हैं तो रात में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है, वो भी 14 दिनों की। अगर मैं आपको डिटेल्स पढ़कर बताऊं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने की घोषणा की है, बशर्ते कि ईरान तुरंत हॉर्मूज खोल दे। इस फैसले को ट्रंप ने दो तरफा युद्ध विराम यानी कि डबल साइडेड सीज फायर बताया है, जो क्षेत्रीय तनाव में अस्थायी कमी और कूटनीति के लिए जगह बनाने का संकेत दे रहा है। हालांकि ईरान की ओर से 10 सूत्री प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर बातचीत जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि इस कूटनीति का मतलब दुश्मनी खत्म होना नहीं है। हॉर्मूज तभी सीमित रूप से खुलेगा जब ईरान पर हमले बंद होंगे। हालांकि इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक जो जो अभी सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमले अभी रुके नहीं हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमले अभी भी जारी हैं। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेकर कब तक आएगी, इसको कैसे कन्वे किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबको एक रिलीफ मिली है, एक बड़ी राहत है कि ये जो क्राइसिस ऑलमोस्ट 39 डेज से चल रहा था, वो क्राइसिस आज एटलीस्ट 14 दिनों के लिए खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ट्वीट लिखा है उसको आपकी पढ़ के मैं बताना चाहती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent to Iran and subject to the Islamic Republic uh, of Iran agreeing to complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack on Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. Reason for doing so is that we have already met and exceeded our military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran. I believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost the various points of past contentions have been agreed to between the United States and Iran, but a 2 week period to allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to a resolution. अब उसी ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था जो मैं आपको पढ़ के बता रही थी। उसी तरीके से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तेहरान की तरफ से भी आया है, और उन्होंने जिसको सैयद अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ये तेहरान का स्टेटमेंट ये कहता है, ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड ही Field Marshal Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis for negotiations, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. For a period of 2 weeks, safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations. अब ये जो सीजफायर की घोषणा थी, 90 मिनट उस डेडलाइन को खत्म होने में बचे थे जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट को लिखा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? 10 पॉइंट पीस प्रपोजल 2 दिन से सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा हो रही थी। और आखिर ये किसकी हार किसकी जीत, हम इसको माने? और पाकिस्तान का जो एक बड़ा रोल, जो एक बड़े नेगोशिएटर के रूप में उभर कर आ रहा है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो 10 पॉइंट पीस प्रपोजल जो ईरान की तरफ से जिसको डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिली है, आखिर इस 10 पॉइंट पीस प्लान को मंजूर करवाने में क्या पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका है? क्योंकि ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में पहली लाइन उन्होंने धन्यवाद देते हुए लिखा है पाकिस्तान को। इसके लिए पाकिस्तान के क्या मायने? आज पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आज कहां चली गई और भारत किस स्थान पर खड़ा है? बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी, आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया, मेरे विचार सुनने के लिए।
देखिए, मेरी ये सोच है, और खास कर जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, पाकिस्तान सक्रिय ज़रूर था, परंतु पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर और जो तमाम दूसरे शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पूरी तरीके से आश्रित थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप है ना, पिछले कुछ दिनों से डेस्परेट हो गए थे। उनको पता था कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से गिर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी माइनस पे पहुंच गई है। रिपब्लिकन पार्टी भी छिन्न भिन्न है, ऐसे इलाकों में रिपब्लिकन पार्टी नीचे जा रही है जहां पे की उम्मीद नहीं थी। नॉर्थ कैरोलिना में इतने सालों से कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं बना। अब 86% चांसेस हैं कि डेमोक्रेटिक जीत जाएगा, सीएनएन के सर्वे के अनुसार। तो वहां पे ऐसे ऐसे इलाकों में डेमोक्रेट्स घुस गए हैं जहां पर कि रिपब्लिकन्स हुआ करते हैं। और ये उसका सबका उसका योगदान सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी इस उम्मीद में कि मागा और उनकी जो ईरान की पॉलिसी है, और जो जिस तरीके से उनका जो क्लोज रिलेशन है इसराइल के साथ, उससे फायदा होगा, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो धीमे धीमे वो बिल्कुल बेताब हो गए थे, वो इस चक्कर में थे किसी तरीके से वॉर रुक जाए। ईरान को इस बात का एहसास था। ईरान का अगर आपने गौर करा तो ईरान भी चाहता था कि वॉर रुके, क्योंकि उनके काफी नुकसान हो रहा था। उनके पास ऐसे हथियार नहीं है जिससे कि रोक सके यूएस को। वो उनके पास बम, उनके पास हवाई हवाई जहाज नहीं है, उनके पास तमाम चीजें नहीं है जिससे रोक सके। पर उनमें एक अकल थी कि वो जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से उसके दिमाग पे काम कर सकते हैं। और वो दिमाग पे काम करने का नतीजा ये निकला कि वो डेस्परेट हो गए, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की किसी तरीके से रुक जाए। तो अगर आप देखें कि जो स्टेटमेंट जो बोला है, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसकी वो पूरी तरीके से आधारित था शहबाज शरीफ का। परंतु शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट था वो एक डिक्टेटेड स्टेटमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो कहने में था कि दो तीन उसके अंदर लेयर्स हो जाती हैं, कि उनको डिक्टेट करा फिर करा, ये दिखा रहे हैं। जैसे कि ईरान ने, अगर आपने जो पढ़ा है ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि द ऑफर केम फ्रॉम द यूएस, और उनका ऑफर आया। ये नहीं कि पाकिस्तान के कहने से रुके हैं ईरान वाले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोशिश करी बहुत मध्यस्थता करने की, परंतु वो तो ऑफर लेकर आए यूएस का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये ईरान ने अपने पत्ते अच्छे खेले। उनको मदद थी चाइना की, उनको मदद थी रूस की, और पाकिस्तान के साथ भी संबंध अच्छे थे, तो इस तरीके से उन्होंने कर लिया। परंतु सबसे बड़ी जो वजह थी कि ट्रम्प साहब के जो अंदरूनी हालात हैं वो गड़बड़ा गए थे, उनके बिखराव हो गया था। अगर आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ी आज की, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसके जो डायरेक्टर थे सीआईए के, उन्होंने भी कह दिया था कि जो इसराइल के कहने पे आप जा रहे हैं, ये सब 26 या 28 तारीख के आसपास की स्टोरी है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो इसराइल के कहने पे जा रहे हैं, वो हर प्रशासन के साथ इस तरीके से करते हैं। वो छोटा सा करके वो बेचने की कोशिश करते हैं। इसी पे ना, अगर आपको याद हो तो एक है ना किताब लिखी थी, इजरायली लॉबी, बाय जॉन मेयर शाइमर, जो कि बहुत ज़्यादा मुखर हैं, काफ़ी बात कर रहे हैं, काफ़ी प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल ये दिखाता है कि उसने कहीं ज़्यादा करा है अमेरिका के लिए बनस्पत, जो उसने एक्चुअली करा है। वो उसकी जो संख्या, उसकी मात्रा वो बहुत कम होती है, परंतु वो बेच लेते हैं इस तरीके से कि अमेरिका उन पर बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता है, आभारी होता है। तो ये सब है ना, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये दिखाई पड़ा उनके प्रशंसकों को। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शिवांश, वो तो शुरू से इसके खिलाफ थे। उन्होंने बार बार बोला कि मैं इसके खिलाफ हूँ, पर मैं वो करूँगा जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं। और वहाँ पर जब ये ऑर्बन के, जो हंगरी के जो राजनेता हैं ऑर्बन, जो चुनाव लड़ने जिनमें उनकी हारने की बहुत गुंजाइश है, उसके अंदर उन्होंने फ़ोन किया ट्रंप ने ऑर्बन का, इनको क्या नाम है, वांस को। वांस वहाँ से डिप्लोमेसी कर रहे थे, ये वो युद्ध रुकवाने के लिए। और उन्होंने बात करी ये दिखाने के लिए कि सब ठीक है, और वो इस समय स्थिति उनकी ठीक चल रही है। परंतु स्थिति ठीक नहीं थी, ना ऑर्बन की ठीक है ना ट्रंप की ठीक है। अगर ट्रंप के लिए चुनाव होते हैं तो ट्रंप को भी शिकस्त मिलेगी, और उनके जितने भी प्यादे हैं उनको सबको चोट लगेगी। संजय, आपको क्या लग रहा है कि 14 दिन के बाद कोई एस्केलेशन का चांस हो सकता है, कोई ये ज्यादा अटैक्स फिर से हो सकते हैं? क्योंकि इसराइल को तो ये मंजूर नहीं होगा कि ये पीस प्लान, इसराइल का क्या रिएक्शन हो सकता है इसमें? नेतन्याहू तो चाहते ही थे कि ये वॉर कंटिन्यू करें अभी। मेरा भी यही मत है कि ना, इसराइल तो हरदम चाहता था कि वॉर चले। और अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ें तो उसके अंदर भी वॉर को जो पैकेज करा है या बेचा है, वो इसराइल ने बेचा। उससे लोग बाग इत्तेफाक नहीं करते थे। जैसे मैंने बताया कि सीआईए के डायरेक्टर
कॉनली था, उन्होंने भी क्या, मेरे ख्याल से कुछ और ही नाम है, मैं गलत किसी और का नाम ले दिया मैंने। तो उन्होंने भी कहा कि गलत है, और ये हरदम हर प्रशासन के साथ भेजते हैं, उनकी कोई नई बात नहीं है। वांस ने भी उनकी खिलाफत करी। परंतु वो ट्रम्प को किसी कारण से, कुछ लोग कहेंगे कि एप्स्टीन फाइल की वजह से, या उनका प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी है, इस वजह से वो जीत गए। पर इसराइल ने उनको कन्विंस कर दिया। इसराइल है ना, मानने को तैयार नहीं होगा। परंतु आप अगर पढ़ें उनकी जो लिखा गया है एग्रीमेंट के अंदर, यूएस एंड इज एलाइज, तो एलाइज में तो एक ही एलाई है उनका, क्या नाम है आपका, इसराइल। वो भी है ना इस पूरे इसमें जुड़ा हुआ है। और मैंने जैसे किसी एक ट्वीट देखा, वो कितना सत्य पता नहीं, पर अथॉरिटेटिव लग रहा है। वो ये है कि कई सारे हवाई जहाज उड़ के गए हैं ये जेरूसलम से, और तेल अवीव का जो एयरपोर्ट है हाँ, कल वहां मैंने भी से पढ़ा था ये रिपोर्ट्स। हाँ। जी जी। और कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि नेतन्याहू भाग गया है, पता भागा ना होगा। परंतु स्थिति ठीक नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ बहुत नुकसान कर दिया। लोग अब बहुत बेचैन हैं और उनके खून के प्यासे हैं, क्योंकि बहुत छोटा मुल्क है। वो तो उनके पास सपोर्ट काफ़ी थी, पर अगर उनको शिकस्त मिली और उन्होंने जो वादा किया था पूरा नहीं कर पाया, तो उनको लोगों की थोड़ी बहुत है ना गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो इसी स्थिति में नहीं है, उनको अपने जाति कारणों को पहले ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने एक और भी युद्ध चालू कर रखा है लेबनान का, वो भी उसको रोकना पड़ेगा। तो बिल्कुल। काफी है ना इन लोग उनको, इसराइल के लिए मेजर सेटबैक है। ईरान के लिए तो पता है, क्योंकि अगर आप देखें तो तेहरान की सड़कों में लोग बाग कितने खुशी से पागल हुए जा रहे हैं कि उन्होंने युद्ध जीत ली। उनको इस बात का एहसास है कि अगर युद्ध विराम लंबा चला और बच गए, तो संभव है कि ईरान की हैसियत बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर गौर करें, 30 31 35 दिन में जो भी युद्ध हुआ, चर्चा का विषय सिर्फ ईरान था और कुछ नहीं था। ईरान। और किस तरीके से वो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, वो अपने आप में उसकी हैसियत काफी बढ़ा देता है। बिल्कुल संजय, लेकिन जो हॉर्मूज की खाड़ी है उसका संकट, अब किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा? क्योंकि ईरान की संसद ने एक कानून भी पास किया था कि जो हॉर्मूज की खाड़ी है उसको टोल गेट में बदल दिया जाए। अब ये जो 10 पॉइंट पीस प्लान है, क्या इसमें भी उस चीज को इंक्लूड किया जाएगा कि वो जो कुछ एक थोड़ा डिस्टेंस है, क्या वो बिल्कुल अभी भी नॉन नेगोशिएबल रहेगा ईरान के लिए? किस तरह से हॉर्मूज का संकट कैसे खुलेगा? चलिए, अभी तो 14 दिनों के लिए खोल दिया गया है उसको, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन हॉर्मूज का है वो क्या है? परमानेंट सोल्यूशन तो ईरान ने पहले से तय कर लिया कि किस तरीके से करेंगे। वो है ना टोल टोल फीस लेंगे, उसमें कोई शक नहीं, वो खोल देंगे। खोलने पे ही तो कहा था उन्होंने, ये तो नहीं कहा था कि टोल टोल आप लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अगर टोल फीस लेंगे तो उसके ऊपर उनको कोई आपत्ति नहीं है। और ईरान तो कह रहा है कि हमने खोल दिया है, आप हमको दीजिए। तो अगर आप है ना उसकी लैंग्वेज भी पढ़ें, तो उसके अंदर ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो रहा है वो ईरान का हो रहा है, वो भी खास के हुर्मुज के थ्रू। और वो ओमान के थ्रू, ओमान के साथ है ना, वो जो उन लोगों ने अग्री करा था कि वो शेयर करेंगे जो भी कमाई होगी। तो कमाई पर्याप्त मात्रा में होगी। लोग आपको जो एक आंकड़े के हिसाब से करीब $700 बिलियन साल के कमाई करेंगे। 700 बिलियन में से ओमान का भी इजाफा होगा, फायदा होगा, और इनका भी जो फायदा होगा। तो उससे पूरी उनकी हैसियत बदल जाएगी। संजय, भारत के लिए ये किस तरीके का एक मोमेंट है, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ। क्योंकि जब अमेरिका पाकिस्तान की वाहवाही कर रहा है अपने ट्रूथ सोशल में, डोनाल्ड ट्रंप लगातार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वाहवाही कर रहे हैं। चाइना का भी एक रोल इसमें है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बनाम इंडिया की अगर जो हम लड़ाई देखें, हमेशा हर बात पे हम पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं। आज क्या हम पाकिस्तान को धन्यवाद देंगे, या आज हमारे पास कुछ बोलने को ही नहीं है? कि आज सुबह उठकर जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट किसी ने देखा होगा, तो आज भारत की एमईए या भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के लिए कि किस तरीके से बोलेगी। उनको पास शब्द नहीं है आज की तारीख में कुछ भी कहने के। सबसे बढ़िया है बात कि वो खामोश रहें और समय गुजारें। परंतु ये स्थिति हिंदुस्तान ने अपने ऊपर बुलाई है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के पास काफ़ी मौके थे कि वो अपने को असर्ट कर सके। वो ब्रिक्स का ना नेता है सबसे बड़ा। वो अभी इस साल है ना ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान भी उसका सदस्य था। चाइना, रूस, जो कि बहुत मुख्य पात्र हैं इस पूरे प्रकरण में, वो भी। अगर हिंदुस्तान बोलना चाहता, अगर उसके पास शब्दावली होती, प्रधानमंत्री के पास हमारे शब्द पीस की शब्दावली बनी है। वो कुछ ऊटपटांग बात करते हैं कि देयर नो ईरा ऑफ पीस और ये सब चीज़ कहते हैं, परंतु उसका कोई मतलब नहीं है। नो ईरा ऑफ वॉर उन्होंने बोला था। बट नाउ उनके पास जो शांति की जो बात है,
वो नहीं कर पाते हैं। नहीं, जो हमने तो 38 इस वजह से 40 दिन में, जो हमने 39 टू लगभग लगभग 40 दिनों में देखा, एक ही चीज सुनाई पड़ी कि मोदी जी फोन लाइंस खड़खड़ा रहे हैं, गल्फ के सारे कंट्रीज से बात कर रहे हैं। उन्होंने मसूद पेजेश्किया जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं उनसे भी उन्होंने बात की। और एक उनका सेंटेंस बड़ा चर्चा में रहा कि इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वी बिलीव इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। लेकिन भारत की जमीन के नीचे से खिसका कर पाकिस्तान सारा शो उठा के ले गया और अपने उसने फेवर में कर लिया। ये क्या एक भारत का बहुत बड़ा लॉस नहीं है? सबसे बड़ा लॉस है हिंदुस्तान का जो रिश्ता अभी अमेरिका के साथ गड़बड़ हुआ। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी में चार चांद लग जाते हैं अगर पहली बात तो, या आप पूरी तरह आज़ाद होते उनसे, अमेरिका से दूर रहते। अगर आप अमेरिका के करीब होते तो अमेरिका आपको मौका देता। जैसे जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं। उन्होंने पिछले कई काफ़ी समय से उनकी ऐसे रिश्ता बना लिया है कि बिना उनके बात करे हुए वो कुछ करते नहीं है। कई दफ़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ खड़े हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वेयर इज़ योर वेरी गुड जनरल, तो उसने बताया कि वो ऑडियंस में बैठा है। तो इस तरीके से उन्होंने रिश्ता बना रखा था। तो बिना अमेरिका की मदद के हिंदुस्तान कुछ कर नहीं सकता था। और ये पूरी डिप्लोमेसी और जो डिप्लोमेटिक कामयाबी जो अमेरिका की, ये पाकिस्तान की हुई है, वो तभी संभव हो पाई जब है ना अमेरिका तैयार था। हिंदुस्तान के पास एक ही कारण था, अगर वो रूस और चाइना के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलकर डिप्लोमेसी करता, उसने डिप्लोमेसी नहीं करी। क्योंकि आपका दिल तो I2U2 के साथ है ना। I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, उनके साथ है। तो आप किस तरीके से करेंगे? आपको ब्रिक्स में परेशानी होती है कि आप ब्रिक्स के, आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस, बिल्कुल नहीं है। पर आप कुछ तो उसको इस्तेमाल करिए। आप किसी तरीके से, आपने नॉन नॉन लाइन मूवमेंट को छोड़ रखा है। आपको इतनी सदारत मिली हुई थी। हमारा पूरा जो इतिहास है वो इस नॉन लाइन मूवमेंट के सदर होके उसको आगे बढ़ाने में लगा है। परंतु आप उसको कहते हैं, वैसे तो मनमोहन सिंह भी उसके खिलाफत थे, परंतु ये आप भी पूरी तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जो हो रहा है वो तो जायज़ था, क्योंकि आपको कैसे निकालेंगे। पर परंतु सबसे बड़ी जो सेटबैक है वो ये है कि पाकिस्तान को एक मिलिट्री एक्सपोजर मिल गया जो कि हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा सुपीरियर। उन्होंने बिल्कुल। सऊदी अरेबिया को पूरी तरीके से डिफेंस में मदद करी। आरामको को किस तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजी, जितने भी पॉसिबल मिसाइल अटैक से उनको संभाला। चीन की अलग मदद करते हैं, चीन से अलग आपने करा हुआ है। आप है ना हर तरीके से इस तरीके के काम करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे हथियारों का के बारे में ज्ञान हो जाए। तो वो हिंदुस्तान के लिए परेशानी की बात है। नहीं, लेकिन क्या इसे आप मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा, जो मोदी सरकार की विदेश नीति है उसके ऊपर एक बड़ा तमाचा आज पाकिस्तान ने नहीं मारा है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कैसे नहीं होना चाहिए था, इससे हमारा क्या। जब तक इसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे और हमें फिर धक्का लग सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थिंक टैंक भी हैं, बहुत समझदार लोग हैं, कई सारे डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट्स वो सब वो ऐसे हैं जो कि पुरानी व्यवस्था में पले बड़े हैं, तो उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो सोचते नहीं, नहीं हैं। लेकिन जो पर ये डिप्लोमैट्स, पूरी नई नहीं व्यवस्था लेकिन है। संजय, जो डिप्लोमैट्स मोदी जी को सपोर्ट करते हैं या मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, अब उनकी लाइन क्या होगी? जब उनसे भी तो अब रिएक्शंस लिए जाएंगे, वो किस लाइन पे बात करेंगे? वो यही कहेंगे कि अरे आज स्ट्रैटेजिक साइलेंस वाज अ वेरी क्लेवर एक्ट, और उस इस तरीके की बात होगी? मेरे ख्याल से कुछ दिन तक खामोश रहेंगे। कैमरा आप जैसे जो एंकर हैं वो उनके पास नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। हम्म। जब तक वो तैयार नहीं होंगे, जब तक लाइन नहीं सेट होगी, तब तक नहीं आएंगे वो लोग। उनका नहीं तो नैरेटिव आपको, सेट नहीं होगा, नहीं तो तो फिर नैरेटिव आप अभी बता नहीं दीजिए। सेट होगा। बिल्कुल नहीं, तो जो वो लाइन इंतजार आप, करेंगे। संजय जो आप लाइन लेने की वो बात कर इंतजार रहे हैं, करेंगे। भारत इस समय कोई लाइन लेने की पोजीशन में भी है? क्या लाइन लेगा इस समय? नहीं, 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 वो मेरे ख्याल से ये सब कह सकते हैं, दे वी वेलकम पीस इन द गल्फ, ऐसी कुछ बात कर सकते हैं अगर हाँ। कहें। परंतु क्यों हुई, क्या हुई, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। क्योंकि वो मे भी इत्तेफाक नहीं करते। ये भी हो सकता है कि जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि अमेरिका के पिट्ठू होने की, वो सब बात नहीं करेंगे वो। मेरे ख्याल से उनके हित में ये होगा कि खामोश रहें और सिर्फ बहुत ही एनोडाइन सा स्टेटमेंट दें जिसमें कुछ ज़्यादा ना इधर का ना न्यूट्रल टाइप का स्टेटमेंट दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो संभावना है कि उससे गुजारा चल जाएगा।
चलिए, भारत अपनी विदेश नीति को कैसे करेक्ट करेगा, क्या बोलेगा, ये तो अभी कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि कम से कम इतनी बमबारी, गोलाबारी, जो डेथ और डिस्ट्रक्शन जो हो रहा था, कम से कम उस पे 14 दिन के लिए विराम लगा है। और उम्मीद करते हैं कि ये विराम एक लंबे समय के लिए लगे, कुछ परमानेंट सोल्यूशन इस युद्ध का निकल कर आए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।